हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की मनोविज्ञान की महामैराथन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टीचिंग भर्ती से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एमपी-टेट, यूपी-टेट, ठीक है, बी-टेट और एच-टेट और सुपर-टेट सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही में हम लोग जो है ना, हर सोमवार को अब एक मैराथन क्लास जो है ना भाई आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको साइकोलॉजी हो, ठीक है, एनवायरनमेंट हो, हिंदी हो, ठीक है, संस्कृत हो, मैथ्स पेडागोजी हो, या फिर संस्कृत वगैरह, इंग्लिश वगैरह सभी की क्लासेस जो है ना आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है, रेगुलरली क्लासेस को वॉच करना है। और साथ ही में जो एवरीडे आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस की जो क्लास रहती है ना, उनको भी आपको डेली रेगुलरली वॉच करना है, जिससे कि आपकी तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस क्लास में हम लोग जो है ना, जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ना, सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋतिक विज्ञान बाग गणित में 80 अंक लाता है, ठीक है ना। जो एक ऋतिक है, एक विद्यार्थी है, वह गणित और विज्ञान में क्या करता है, 80% मार्क्स लेकर आता है, लेकिन अन्य विषयों में वह कैसा फेल हो जाता है। तो वह किस दिशा में बालक जो है ना, वो किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पिछड़ा बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक। आज की इस क्लास में हम लोग जो आप क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लगाना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर वह 80% मार्क्स तो लेकर आ रहा है, ठीक है। किस में लेकर आ रहा है, साइंस में और मैथ्स में लेकर आ रहा है, बट जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनमें वह फेल हो जा रहा है। तो प्रतिभाशाली तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रतिभाशाली का नियम क्या कहता है, सबसे पहले तो जिसकी 140, ठीक है ना, से ऊपर IQ लेवल होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि होती है ना, वह प्रतिभाशाली के अंतर्गत आते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक जो है ना, वह सभी विषयों में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, ठीक है। और उसकी जो सोच रहेगी ना, वह कैसी रहेगी, सृजनात्मक रहेगी। सृजनात्मकता का मतलब भी जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक बच्चे से कहते हैं कि आप क्रिकेट के बारे में जो है ना अपने विचार लिखिए, तो वह कई कई प्रकार के विचार लिखेगा, ठीक है। तो ये एक सृजनात्मक बालक है जो कई दिशाओं में सोच सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मंदबुद्धि बालक, ठीक है ना। मंदबुद्धि बालक जो है ना, वह उनका IQ लेवल काफ़ी कम होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे पिछड़ा बालक। तो इसका आंसर पिछड़ा बालक ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वह विज्ञान और गणित में तो अच्छे अंक लेकर आ रहा है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में क्या वह अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, ठीक है। देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि मंदबुद्धि बालक जो है ना, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ठीक है। आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको इस क्लास में सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहने को तो ये 100 क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर ना एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर थॉर्नडाइक आए हैं, थॉर्नडाइक से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मैकडूगल से रिलेटेड। तो लगभग आपके 500 क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना किसने की थी, मैकडूगल ने, विलियम जेम्स ने, रूसो ने या फिर थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की जो रचना है ना, वह किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है ना, इसकी रचना विलियम जेम्स ने की थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी थॉर्नडाइक के बारे में, क्योंकि थॉर्नडाइक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए थॉर्नडाइक ने किया क्या है। बिल्ली पर प्रयोग करके इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, जिसका नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। कौन सा दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। यदि अभी तक आप लोगों ने इस सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उस क्लास को ज़रूर से देख लें, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तो दे दिया। इन्होंने सीखने के, ठीक है, 2 प्रकार से नियम बताएं। एक तो बताएं इन्होंने मुख्य नियम, और एक बताएं इन्होंने सहायक नियम। बट हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर मुख्य नियम को डिस्कस करना है। मुख्य नियम में इन्होंने 3 प्रकार के नियम दिए हैं। सबसे पहला जो नियम है ना, वह तत्परता का नियम है। अब तत्परता का नियम क्या कहता है कि देखिए, मान लीजिए आपको ज़बरदस्ती जो है ना, ये जो ठीक है क्लासेस है ना, वह आपको ज़बरदस्ती मतलब बताई जा रही है कि आप इसको पढ़िए, ठीक है, याद करिए, बट आप इसके लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से नहीं वॉच करेंगे, ना ही पढ़ेंगे। जिससे क्या रहेगा, जिससे कि आपको ना तो कुछ समझ में आएगा, बट आपको क्या करना है,
जो है ना तत्पर होकर, यदि आपका जो भी गोल है ना उसको बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव होकर उसको यहाँ पर उस पर फोकस करना है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकेंगे। तत्परता का नियम यही कहता है, यदि आप किसी चीज़ को करने के लिए, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं वह किसी चीज़ को करने के लिए तत्पर रहेंगे ना तो वह उस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे। यदि वह तत्पर नहीं होंगे तो वह ज़बरदस्ती नहीं सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार जिसमें वह तत्पर हो, ठीक है, जिसमें वह सक्रिय हो, उसी चीज़ को उनको पढ़ाना चाहिए। आगे देखेंगे सेकंड जो नियम है वह है अभ्यास का नियम। अब अभ्यास के नियम से तो अब आप, ठीक है ना, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अभ्यास मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसका प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से ना अभ्यास कराया जाना चाहिए। और अंतिम में हम बात करेंगे प्रभाव का नियम, ठीक है। अब प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम ये कहता है कि मान लीजिए, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, जब 12th क्लास 10th क्लास में होते हैं ना बच्चे, तो उनके जो मदर और फादर होते हैं ना वह क्या करते हैं, उनको एक बोलते हैं कि हम आपको ना ये पुरस्कार देंगे, वो पुरस्कार देंगे। या छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या करते हैं कि एक उत्साहित करते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हमको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमको ये अवार्ड मिल सके। तो यही प्रभाव का नियम होता है कि जो छोटी छोटी कक्षाएं रहती हैं ना उनमें आपने देखा होगा छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, तो उनमें बच्चों को ना छोटे छोटे जो पुरस्कार वगैरह अवार्ड्स रहते हैं ना वह दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है वे मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो इसको ही प्रभाव का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, बट हम यहाँ पर जो है ना क्लास भले ही कितनी ही लंबी हो जाए बट आपको ना पूरी तरह से रेगुलरली वॉच करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्लास है, ठीक है, और क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रूसो, ठीक है, रूसो से रिलेटेड एक बुक है, ठीक है, उस बुक का क्या नाम है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम थॉर्नडाइक की 2 बुक्स हैं उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा एनिमल इंटेलिजेंस। कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है ना वह किसने लिखी है? तो वह लिखी है, यहाँ पर देखिएगा, वह पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी है। और एक और है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन जो साइकोलॉजी बुक है ना वह किसकी है? वह थॉर्नडाइक की है। इनकी 2 बुक्स आपको याद रखना है। हम लोगों ने मुख्य नियम पढ़ लिया, इनका सिद्धांत भी पढ़ लिया है। और बाकी हम बात करेंगे रूसो की, तो रूसो की पुस्तक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 14 टाइप्स की होती हैं। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। आगे देखेंगे पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए भाषा विकास के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते हैं। सामाजिक विकास के लिए एल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। और यहाँ पर वाइगोत्स्की भी सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो वाइगोत्स्की जी है ना उन्होंने समाज पर बल देकर बच्चों के जो है ना वह विकास पर ज़्यादा बल दिया है। अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी को पता होगा, क्योंकि जो पियाजे हैं ना इन्होंने मोस्टली जो संज्ञानात्मक विकास है उसका सिद्धांत दिया है, अपने ही बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। और जो पियाजे हैं इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है ना इसकी कितनी 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब वह कौन कौन सी अवस्थाएं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा संवेदी गामक अवस्था। जो संवेदी गामक अवस्था है ना यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है ना अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, कोई भी चीज़ है ना वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि वह क्या करेगा कि अपने हाथ पैर चलाएगा, ठीक है, आइज से देखेगा, तो इन सभी चीज़ों से क्या करेगा वह सीखता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो गई, सेकंड हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना वह कब से कब तक की होती है? वह 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चे रहते हैं ना चीज़ों को समझने लगते हैं बट पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप उनके सामने रुई रख दीजिए, ठीक है ना, कितनी रख दीजिए, ठीक है, 500 ग्राम रुई रख देंगे और 1 किलो का छोटा सा पत्थर रख देंगे, ठीक है, 1 kg का, बट वह बताएगा किसको ज़्यादा? वह रुई को बताएगा, ठीक है। उसके पीछे तार्किक जो गुण रहता है ना उसको नहीं पहचान पाता इस अवस्था में बच्चा, बट क्या रहता है वह समझने लगता है चीज़ों को 2 से 7 वर्ष में। आगे देखिएगा यहाँ पर हम थर्ड की बात करेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग आपको ना इसमें डिफरेंस बताने वाले हैं मूर्त और यहाँ पर जो आप इसके बाद जो अवस्था आने वाली अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या रहता है कि मान लीजिए बच्चे के सामने आपने ना एक कोई जैसे कि हाथी आ गया, ठीक है, क्या आ गया? हाथी आ गया। अब जो हाथी है ना उसके बारे में एक बच्चा सोचेगा कि ये कितना बड़ा है, ठीक है ना, इसका जो हाथी है ना इसका मतलब और जानवर छोटे क्यों रहते हैं, तो भाई इन सभी चीज़ों के बारे में सोचेगा। जैसे ही वह हाथी क्या है उसके सामने से चला जाएगा ना तो वह उसके बारे में मतलब
कि भाई मूर्त रूप में तो सोच सकता है, बट उसके सामने से अगर उस चीज़ को हटा देंगे ना तो उसके बारे में वो ना ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा। तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने उसके जो 500 ग्राम रुई, ठीक है ना, और 1 केजी जो है ना वह पत्थर की बात की, तो उसमें वह अंतर करने लगता है कि किसमें ज़्यादा वजन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ अवस्था जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था रहती है ना वह कब से कब तक रहती है, वह 11 से लेकर 15 वर्ष तक की रहती है। अब इस अवस्था में क्या करते हैं, अभी देखिए हम लोगों ने ना एक एग्जांपल दिया कि बच्चे के सामने हाथी आ जाता है, बट अगर हाथी वह चला जाएगा तो उसके बाद उसके माइंड में उसकी एक पिक्चर क्लिक हो जाएगी और वह उस प्रकार से ना काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने लगेगा, तर्क वितर्क भी करने लगेगा। तो इस प्रकार से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं जो है ना किसने दी हैं, पियाजे ने दी हैं। पियाजे की ना ये 4 अवस्थाएं आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखना है और इनके सिद्धांत को हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर रखा है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस क्लास को भी आप लोग जाकर देख सकते हो और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर क्लासेस को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए नैतिक विकास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप देखिए भाषा विकास। भाषा विकास पर किसने जोर दिया, चॉम्स्की ने जोर दिया है। सामाजिक विकास पर जो सामाजिक विकास है अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। आपको याद रखना है अल्बर्ट जो बंडूरा है ना, ठीक है ना, इनके सिद्धांत को भी हम लोग ना काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सभी जो सिद्धांत है ना इनको हम एक एक करके अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेंगे, जिससे कि जो एग्ज़ाम है ना उसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएं आप उनको आसानी से कर लें। आगे देखिएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। आंसर तो देख लिया है आपने, प्रश्न पूछना, बट हम इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सस्पेंस है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या करना चाहिए कि वह श्यामपट्ट का प्रयोग करे। देखिए रुचि सिर्फ श्यामपट्ट पर लिखता रहेगा, श्यामपट्ट से बताता रहेगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे। चर्चा करना चाहिए, चर्चा करने में बच्चा ऐसा थोड़ी रुचि हो सकती है। देखिए पहला तो हमारा जो ऑप्शन है ना वह हट गया है, कहानी कहेगा, तो कहानी कहने में भी एक समय तक अपन ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे कहानी सुनते रहेंगे तो फिर वह बोर भी हो सकते हैं एक ही प्रकार की कहानी सुनकर। चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा एक ऑप्शन हो सकता है। प्रश्न पूछना, मेरे हिसाब से प्रश्न पूछना बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चों से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे कि जैसे कि मान लीजिए बच्चों से आप पूछेंगे कि आप घर जाकर क्या करते हैं, वो कहेंगे हम खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। कोई बच्चा कहेगा हमें फुटबॉल पसंद है। इससे क्या होगा कि उनके जो नॉलेज है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ना प्रश्न पूछकर हम जो एक क्लास है ना उसमें रुचि बनाए रख सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। अब देखिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बिल्कुल सही हो सकता है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो यह आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ समय बिताने में सहायक होगा, बिल्कुल नहीं, ये दो, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ होगी ना, समय थोड़ी बिताना है हमको, बच्चों को पढ़ाना है। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। देखिए खेल कूद सबसे ज़्यादा काय के लिए रहता है, यहाँ पर हम कहेंगे तो देखिए एक तो हो जाएगा सहयोग, क्यों, क्योंकि हम लोग ना ये देख सकते हैं कि क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल है, कोई भी गेम हो, उसमें एक टीम वर्क रहता है। तो टीम वर्क से क्या होता है, सहयोग होता है, आपस में संतुलन भी होता है और साथ ही में शारीरिक विकास भी होता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम सिर्फ खेल इसलिए नहीं खेलते हैं कि सिर्फ हमको शारीरिक विकास ही करना है, बल्कि इसलिए और खेलते हैं उनमें टीम वर्क की भावना आए, सहयोग करें और संतुलन रहे एक दूसरे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। आगे देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने जो शास्त्री मतलब जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका ध्यान केंद्रित किया है, कॉलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने या फिर स्किनर ने। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने जो है ना बाल केंद्रित शिक्षा के लिए यहाँ पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है। हम बात कर लेते हैं फ्रायड की, तो फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है ना, कौन सा, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है, वह फ्रायड ने दिया है। इन्होंने मन के 3 भेद बताए हैं, ठीक है, चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन। कौन कौन सा, चेतन, यहाँ पर देखेंगे अवचेतन और अर्धचेतन, और इन्होंने मन की तुलना एक बर्फ़ के टुकड़े से की है। इनके सिद्धांत को भी हम लोग ना इंडिविजुअली अच्छे से स्टडी कर लेंगे उसको भी। इसके बाद रूसो के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं
इसके बाद स्किनर ने देखिए चूहों पर प्रयोग किया है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। जो स्किनर है ना, इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ना उसको दिया है। क्रिया प्रसूत आपको याद रखना है, इन्होंने जो है ना स्किनर ने चूहों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। आगे देखेंगे, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। किस पर बल देता है? जो क्रिया प्रसूत है वह किस पर बल देता है? आंसर तो दिख गया, पुनर्बलन पर। अब देखिएगा पुनर्बलन है क्या चीज़। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो उनको पुनर्बलन तो समझ में आएगा ही नहीं। पुनर्बलन का यहाँ पर मतलब रहता है कि बच्चों को ना, मतलब जैसे कि बच्चे हैं तो उनको ना पूरी तरह से प्रोत्साहित करते रहना, कि उनको अवार्ड्स देना, उनको पुनर्बलन देना, उत्साहित करना, मतलब कि सीधी सी बात है प्रेरित करना। यहाँ पर आप अभी प्रेरित करेंगे बच्चों को, जिससे कि क्या रहेगा, जैसे कि मान लीजिए बच्चों के ना टेस्ट में काफ़ी, एक बच्चा है उसके, एक बच्चा का कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसके मान लीजिए 20 मार्क्स में से 15 आ गए। आप उसको अच्छे से उत्साहित करेंगे, पूरी क्लास में ना वह उसकी तारीफ़ करेंगे या उसको कुछ पुरस्कार देंगे तो वह काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होगा और जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा ना तो उसमें बच्चा काफ़ी अच्छी करने की कोशिश करेगा। यह हम पर भी लागू होता है। जब हम लोग भी क्लासेस में पढ़ते थे ना सभी लोग, ठीक है, तो सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर एक बार अच्छे मार्क्स आते हैं ना तो सेकेंड टाइम में ना यदि टीचर तारीफ़ करता है तो और ज़्यादा मार्क्स लाने की बिल्कुल कोशिश करते थे। आगे देखेंगे, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत या फिर थ्रस्टन का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो धीमी गति से सीखते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लेना, ठीक है। पेडागोजी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है ना वह थॉर्नडाइक का सिद्धांत है और ये धीमी सीखने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। क्या सिर्फ कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य है या फिर कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, सभी चीज़ों की जो भी उनकी कठिनाइयाँ हैं उन सभी का क्या करना, निराकरण करना ही एक टीचर का यहाँ पर दायित्व होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा, ठीक है, यहाँ पर इसको गेस्टल्टवाद भी कहा जाता है। क्या कहा था? गेस्टल्टवाद भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बर्देमर, कोहलर, कोफका वगैरह ना गेस्टल्टवाद के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है तो कौन करता है? गेस्टल्टवाद करता है। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद दिया था। इसके बाद हम बात करें व्यवहारवाद के जनक कौन को माना जाता है? वॉटसन को जो है ना व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। आगे देखेंगे, एक शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, स्नेह का भी हो, विश्वास का भी हो, सम्मान का भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 2 वर्ष में या फिर 1 वर्ष में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वह हो जाएगा सी, ठीक है ना। यहाँ पर कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? सभी दूध के दांत जो रहते हैं ना वह निकल जाते हैं। क्या 2 वर्ष में निकल जाते हैं? जो सभी के सभी जो दूध के दांत रहते हैं ना, क्या वह 2 वर्ष में निकल जाते हैं या 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सभी दूध के दांत है वह कब निकल जाते हैं? वह 2 वर्ष की एज तक जो है ना बच्चे के सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। आगे देखिएगा, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान का विकास करना। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन में, ठीक है ना। जो किंडरगार्टन स्कूल है ना उसमें फ्रोबेल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है योगदान था। और जो किंडरगार्टन पद्धति है ना वह किसने दी है? तो फ्रोबेल ने दी है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आजीविका कमाना? बिल्कुल नहीं। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या फिर बौद्धिक विकास? सर्वांगीण विकास में तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में
फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय सामाजिक है या फिर सक्रिय सरल है। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सक्रिय और सामाजिक है। आगे देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम अभी की बात करें, प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शरारती होते हैं। तो जो टीचर है ना, उसमें धैर्यता और दृढ़ता पूरी तरह से होना चाहिए, ताकि बच्चे शरारत करें ना, उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से वह हैंडल करे। इसीलिए धैर्यता और दृढ़ता बिल्कुल होना ज़रूरी है। आगे देखेंगे, यहाँ पर बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसने की गई, ठीक है, किसने की, किसके द्वारा की गई। जो बौद्धिक विकास है बच्चों के, उसकी जो अवस्थाएं दी गई हैं, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर कोहलबर्ग द्वारा। तो हम इनको पढ़ ही चुके हैं। पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ बढ़ाने की तकनीक से या फिर मन का चित्र बनाने से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानचित्रण का मतलब रहता है, मन का मानचित्रण का मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मतलब कि देखिए आप अपने मन के अनुसार कई दिशाओं में सोच सकें। ठीक है, यहाँ पर आजकल जो है ना, किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है कि एक बच्चा जो है ना, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे से पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है, वह क्या कहेगा, दिल्ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक इस प्रकार की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है कि भारत की जो राजधानी है उसके बारे में बताइए। तो बच्चा क्या करेगा, उसको जो जो चीज़ें पता रहेंगी, ठीक है, वह उनके बारे में बताएगा कि दिल्ली में ना लाल किला है, दिल्ली में ये है वो है, सभी चीज़ों को वह क्या करेगा, बताएगा। दिल्ली भारत की राजधानी है। इस प्रकार से वह क्या करेगा, सृजनात्मक तरीके से सोचेगा। तो आजकल जो है ना, मन का मानचित्रण का महत्व भी यही होता है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से इसका तात्पर्य होता है। आगे देखिएगा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। आग्रह उन्मुखी, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं। इससे क्या करेगा बच्चा, अगर उनसे सहानुभूति करोगे तो आप जो है ना, बच्चा पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, बल्कि वह यही सोचता रहेगा अगर वह कुछ गलती कर देगा ना, तो फिर भी ये जो है ना कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार से सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में नकारात्मक भी नहीं होना चाहिए, तटस्थ भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इसका आंसर हो जाएगा अग्र उन्मुखी। जो है ना, अभिभावकों को भी आगे बिल्कुल आकर भूमिका निभाना चाहिए और बच्चों को जो है ना, काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी सीखने में हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता का पोषण करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात मतलब जो उसके द्वारा, मन के द्वारा जो खोजा जा रहा है चीज़ों को, उन प्रतिभाओं का पोषण करने के क्या अवसर उपलब्ध कराना। उनको जो है ना, कई प्रकार से एक्टिविटीज़ कराना, समाज में जाकर उनको स्टडी कराना। जैसे कि मान लीजिए आप पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं, तो पेड़ पौधों के बीच जाकर यदि आप बताएंगे ना, तो बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से सोचेंगे, विचारेंगे और उनको सीखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो हम लोगों ने 4 अवस्थाएं तो पढ़ी ली हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चे के सामने अगर हाथी आ जाता है, यदि आप हाथी जो है ना उसको हटा देते हैं उसके सामने से, तो फिर भी उसके बारे में क्या करेगा, तार्किक चिंतन करेगा। तो ये किस अवस्था में करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। आगे देखेंगे, यहाँ पर सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो ये दिया है गेस्टल्ट सिद्धांतवादी। किसने दिया है, गेस्टल्ट सिद्धांतवादी ने दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे वर्दीमर, कोफका, कोहलर वगैरह इसके जो है ना जनक कहे जाते हैं। जीन पियाजे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वाइगोत्स्की ने क्या दिया है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ना उसके बारे में बताइए। जिसको भी पता है ना, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। पॉवलव, अब देखिए पॉवलव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था आई थिंक। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग कर कर आपको याद रखना है ये भी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, हम इसको ना ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, गणितीय विकास से, बिल्कुल नहीं है गणितीय विकास से, तो कट गया ये, क्योंकि गणितीय विकास से है डिसकैलकुलिया। कौन सा है, डिसकैलकुलिया। जो विकार रहता है ना वह गणितीय
जो अनुक्रियाएं रहती हैं ना उनसे रिलेटेड रहता है। व्यवहार संबंधी विकास से भी डिसलेक्सिया संबंधित नहीं है। पठन विकार या फिर मानसिक विकास, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन विकार। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, ठीक है ना। देखो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, लेक्सिया से हम लोग क्या करेंगे, LUX, लक्स, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, लक्स पढ़ते हैं, L और यहाँ पर U और X, इसको क्या पढ़ते हैं, लक्स पढ़ते हैं, लक्स पढ़ते हैं। बट इसको यदि जो बच्चा पढ़ेगा जो स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रहा होता है ना, तो इसको लक्स को लुक्स पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, लुक्स पढ़ेगा, मतलब उसको क्या हो रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लेक्सिया लुक्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड हो गया, लक्स लुक्स। यहाँ पर यदि इसको आप पढ़ोगे तो यह पठन विकार से रिलेटेड हो गया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं रहती हैं ना उनके साथ संबंध नहीं है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, आगे देखिए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता या फिर सानिध्य की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिएगा एक बार फिर से हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, ठीक है ना, क्या शारीरिक जो चीज़ें रहती हैं ना उनसे रिलेटेड है, शारीरिक विकास से रिलेटेड है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये तो है समाज से। इसके बाद हम बात करेंगे संवेगात्मक सुरक्षा, ये भी है क्योंकि संवेग, कई प्रकार के संवेग रहते हैं, ये भी, ये जो हम कह सकते हैं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड रहता है। और सानिध्य संगीत की यहाँ पर आवश्यकता वगैरह। बट यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध कैसे हो सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, सभागार में, घर में या फिर खेल के मैदान में। एक चीज़ और याद रखना है आपको, देखिए आपने एक चीज़ तो पढ़ी है संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, ठीक है, वह माइंड से रिलेटेड होता है। जो संज्ञानात्मक विकास रहता है ना, बच्चा अपने मस्तिष्क के द्वारा जो चीज़ों को सोचता विचारता है ना, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को आप एक जंगल में ले गए या चिड़ियाघर में ले गए, तो वह उनके बारे में सोचेगा कि ये जानवर क्या खाता है, किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार का जानवर है, तो एक संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण है ना, यहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को जो कि किसने दिया है, पियाजे ने दिया है। आपको याद रखना है, बार बार हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखिएगा, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है क्या, या फिर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, कक्षा में एकदम खामोशी को भी नहीं मानेंगे। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, देखिए ये हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर ये हो सकता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उन ऑप्शंस को हटाना है जो आंसर नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ना 2 ऑप्शंस को हटा लिया है कि ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकते। अब बचा ए और डी। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है, बिल्कुल हम मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे का मन लग रहा है उस क्लास में, तभी तो वह क्वेश्चन कर रहा है। इसके बाद हम शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि बच्चे जो क्वेश्चन है ना उनको करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह बच्चा ना अभिप्रेरित हो रहा है उस क्लास में। तो इस प्रकार से आगे देखिएगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो मतलब ये कथन है, ये किसने दिया है, सीधी सी बात है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये इसका श्रेय किसको जाता है। पावलोव जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, कोहलबर्ग ने किस पर किया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, और पियाजे के बच्चों का नाम क्या था, लॉरेंस ल्यूसिन, ठीक है ना, ये लॉरेंट वगैरह, ये इनके बच्चों के नाम थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे जो है ना वह दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा है, तो यह पियाजे जी ने कहा है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चों का लक्षण कौन सा नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है।
वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, बिल्कुल ये तो देखिए बुद्धिमान बच्चा ही जो है ना इसका लक्षण हो सकता है। मतलब बुद्धि, ऐसा नहीं कह सकते कि हम कि बुद्धिमान बच्चा ही अमूर्त चीज़ों को सोचेगा, बट ऐसा भी है कि अमूर्त चीज़ों को सीखने वाला बच्चा बुद्धिमान तो बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि वह अमूर्त चीज़ों को सोचेगा, उसका मन कई दिशाओं में जाएगा। इसके बाद बात करेंगे, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। बिल्कुल एक बच्चा है जो न्यू परिवेश में गया है, नई जो सामाजिक जगहें रहती हैं, समाज रहता है, वहाँ पर गया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक पृष्ठभूमि से दूसरी पृष्ठभूमि में जाता है, वहाँ पर अपने आप को समायोजित कर लेता है, तो वह बुद्धिमान, ठीक है ना, बच्चों में आएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिएगा यहाँ पर आपको ना एक टैगलाइन है, रटना वगैरह। रटना यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना बुद्धिमान बच्चे की एक लक्षण नहीं माना जाएगा। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। संप्रेषण का मतलब रहता है अपने विचारों का आदान प्रदान। अपने विचारों का क्या रहता है, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। एक समाज में बच्चा गया, वहाँ पर अपने विचारों को आदान प्रदान करेगा और वह वहाँ से जो आदान प्रदान होगा उससे सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हैं, बट हमसे पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सी यहाँ पर सही हुआ है। और आपको ना जो एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम हॉल में जाकर सबसे पहले तो आपको बिल्कुल कूल माइंड हो जाना है और उसके बाद क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यदि आपको पेडागोजी अच्छे से लगाना है ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती, यह क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन है, बट ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन, जैसे कि नाम चेंज कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, वह अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, तो यह क्या दर्शाता है। तो यह शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आंसर नहीं होने वाला। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये हो सकता है। अब वह घर में ज़्यादा बात क्यों नहीं करती, क्योंकि सब लोग बड़े हैं और उसके विचारों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं मिल रही, लेकिन विद्यालय में उसके सभी के सभी सहपाठी हैं, दोस्त वगैरह हैं, तो वह क्या करती है, एक बच्ची जो है ना, वह विद्यालय में अपनी बात को रखती है और उसकी बात को माना भी जाता है, तो इससे वह हम कह सकते हैं कि वह विद्यालय में काफ़ी बात कर सकती है। इसके बाद विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, बिल्कुल नहीं देता है। यहाँ पर कृतिका मतलब बिल्कुल के मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात ही करते रहो आप। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो है ना उसके विचारों को मान्यता मिलती है। आप भी चार लोगों में बैठे हैं, यदि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा ना, तो आप भी क्या करेंगे कि आपको भी वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे। बट जहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे। कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो दिखने में बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, ठीक है, बट हम उनको देखेंगे जो उनके सहपाठी हैं उनमें बैठकर वह काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि उनके विचारों को वहाँ पर मान्यता मिलती है। क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताएं, और साथ ही में ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको नोट करते जाएं। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेडागोजी लगाते टाइम ना अपने आप को एक टीचर भी समझ लेना है। मतलब कि एक शिक्षक, मान लीजिए आप ही एक टीचर हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। आप टीचर हैं, एक क्लास में गए, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप जो विद्यार्थी हैं ना उनकी क्षमताओं को समझ रहे हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ने में कैसा है, किस प्रकार से इनको पढ़ाया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र के उद्देश्य के साथ संबंधित। सामाजिक दर्शन कर रहे हैं क्या आप, शिक्षा मनोविज्ञान, मीडिया मनोविज्ञान या फिर शिक्षा समाजशास्त्र। यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लास है कल की या परसों की वह देखी होगी ना, तो आपको पता होगा इसका आंसर, ये शिक्षा मनोविज्ञान हो सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यह कहा गया है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की रुचि, जो उसकी रुचि रहती है ना, उसके अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। जिस विषय में बच्चों को रुचि है, जिस तरह से जिस सब्जेक्ट में रुचि, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को मैथ्स में है, एनवायरनमेंट में नहीं है, बट क्या करना है, आपको उनकी रुचि के अनुसार लगभग पढ़ाना है। उसी तरीके से कि बच्चे जो है ना बिल्कुल रेगुलरली आप 2-2 घंटे तक पढ़ाते रहेंगे तो बच्चों को 15-20 मिनट 45 मिनट तो समझ में आएगा, बट आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे आप एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं तो उनको बाहर ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों के बारे में बताएं, जानवरों के बारे में बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार से जल के बारे में पढ़ा रहे हैं, जल के बारे में बताएं, तो इससे क्या रहेगा, जो शिक्षा रहती है ना, मतलब कि काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों को दी जा सकती है। विकास शुरू होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, विकास कब शुरू होता है।
तो देखिए शेषावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। जैसे ही ठीक है ना बच्चा प्रसव पूर्व अवस्था में आता है विकास शुरू हो जाता है। आगे देखेंगे विकास से मतलब रहता है कि उसका मतलब सभी प्रकार का विकास, शारीरिक विकास भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिएगा सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा नाम की एक लड़की है, ठीक है, वह क्या करती है, हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने से ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, देखिए एक बच्ची है सीमा, हर पाठ को क्या कर रही है, मान लीजिए आप टीचर हैं, किसी क्लास में गए, एक बच्ची है सीमा नाम की, वह किसी पाठ को काफ़ी अच्छे से और जल्दी सीख रही है, और जबकि एक लीना नाम की है विद्यार्थी, वह सीखने में ज़्यादा समय ले रही है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। हम जो सिद्धांत है ना उनको भी अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेंगे। देखिए निरंतरता का तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, अंतः संबंध भी नहीं आ रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों मतलब कि इन दोनों की जो मानसिक शक्ति है वह अलग अलग होगी ना, मानसिक जो क्षमता है वह अलग अलग होगी, तो इससे हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। अब हम बात करेंगे सामान्य से विशिष्ट भी, इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। सभी मतलब कौन कौन से जो कारक हैं वे विकास को आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन, ठीक है, शारीरिक विकास अलग होता है, ठीक है ना, शारीरिक विकास अलग होता है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इस प्रकार से विकास कई प्रकार के हैं मोस्टली, बट हम जो है ना मोस्टली जो है ना ज़्यादातर हम लोग चार प्रकार के जो विकास है ना उनको पढ़ते हैं। इनके बारे में भी हम लोग ना डिस्कस कर लेंगे। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कम्प्लीटली यहाँ पर जो टेट एग्ज़ाम्स हैं और या कोई भी एग्ज़ाम हो ना उन सभी से रिलेटेड क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। हम लोग ना अभी इंग्लिश की क्लासेस को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति वगैरह ये क्या करते हैं, उनका यहाँ पर विकास से मतलब ये नहीं है कि उसका विकास सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है, कई प्रकार का विकास होता है, जैसे कि सामाजिक विकास, ठीक है, शैक्षिक विकास उसका शिक्षा से होगा, पौष्टिक विकास, सांस्कृतिक विकास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। आनुवांशिकता संबंधी कारक कौन सा है। आनुवांशिकता, सबसे पहले आपको समझना है आनुवांशिकता होता क्या है। तो आनुवांशिकता के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आनुवांशिकता, जो आनुवांशिकता है वह क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता से संबंधित कारक है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति क्या है, ये रिलेटेड है। चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। आनुवांशिकता का मतलब रहता है, ठीक है, आपने अपने माता पिता से क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। ठीक है, तो आंखों का रंग बिल्कुल जैसे कि आपके फादर या मदर की आंखें रहेंगी ना, आइस रहेंगी, उसी प्रकार से आप उनको अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, कई चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हैं, रंग अडॉप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर नंबर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आनुवांशिकता का जो प्रभाव है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आंखों का रंग बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। जो वस्तु स्थायित्व है वह किस अवस्था में प्रदर्शित करता है, तो वह संवेदी प्रेरण चरण में जो है ना वस्तु स्थायित्व को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। आगे देखेंगे, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। यहाँ पर आपको आंसर तो पहले ही दिख गया है, आपको ना बताना भी है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। एक विद्यार्थी है, उसके समकक्ष व्यक्ति हैं, उनके समूह के प्रति वह एक आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। तो किस में सहायता की आवश्यकता है, संज्ञानात्मक बिल्कुल नहीं, क्योंकि संज्ञानात्मक यहाँ पर हो सकता था बट हमको सबसे जो बेटर ऑप्शन है ना उसको यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर भावनात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भावनात्मक के अंतर्गत उसकी जो संवेग है ना वह स्थायी होना चाहिए। जल्दी से क्रोध आ जाना, क्रोध भी एक संवेग का ही भाग है ना, इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती हैं। देखिए, जब सामूहिक गतिविधियां की जाती हैं
तो इससे क्या रहता है, बच्चे समाज में समाज में कह रहा हूँ मैं कि सामूहिक एक समूह में बैठते हैं तो वह क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ें उनको सहायता करती है, मूल्य द्वंद्व होगा नहीं, आक्रामकता होगा नहीं, दुश्चिंता भी आई थिंक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सामाजिकरण हो जाएगा। अब सामाजिकरण कैसे हो जाएगा, आपने देखा होगा एक स्कूल में कई मतलब कि बच्चे आते हैं, सबकी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग रहती है, मतलब उनका जो सामाजिकरण रहता है ना, उनके विचार, उनके बारे में जानना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत, बच्चों के अंतर्गत डेवलप होती हैं। आगे देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सही और गलत का निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए एक बच्चा है, आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं कि एक बच्चा है, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेना चाह रहा है, ठीक है। तो वह जो जैसे कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, किस चरण में रहेगा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता या फिर नैतिक तर्कणा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नैतिक तर्कणा रहेगी, क्योंकि वह सही और गलत में जो है ना निर्णय ले रहा है ना। अभी भी आप कुछ काम करते हैं, यदि आपसे कुछ झूठ बोल दो तो आपको थोड़ा लगता तो होगा कि यार झूठ गलत बोला, तो एक नैतिक तर्कणा होती है। इस प्रकार से आगे देखिएगा, अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, IMP लगा लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है और अदर जो एग्जाम्स है ना टेट से रिलेटेड, उनमें भी पूछा जा चुका है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा का मतलब रहता है सभी प्रकार की पृष्ठभूमि के बच्चों को जो है ना एक ही विद्यालय में पढ़ाना। समावेशी मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, समावेशन करना। क्या करना, समावेशन करना। ऐसा नहीं है कि ठीक है कोई बच्चा बुद्धि लब्धि में कमज़ोर है तो उसको नहीं पढ़ाना, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा तेज है तो उसे अलग से शिक्षा देना, सभी को एक साथ पढ़ाना, समूह में पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा के अंग हो गए हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, ठीक है। निर्योग, ये निर्योग क्या है, ठीक है ना, इस प्रकार से नहीं होगा। निर्योग्य मतलब कि क्या सिर्फ निर्योग बच्चों को ही शामिल करना है, बिल्कुल नहीं। समावेशी मतलब समावेश करना, सभी बच्चों का समावेश करना, चाहे वे किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि से हों। अगला देखिए, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे और बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, ठीक है। मतलब इन सभी चीज़ों को बगैर, इन सभी चीज़ों को ध्यान बगैर मतलब रखती नहीं है ध्यान में, सभी बच्चों को शामिल कर लेती है। ऐसा नहीं है कि वह बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से जो उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी अच्छी नहीं है, या फिर भाषिक ज्ञान उसका अच्छा नहीं है, इन सभी को ध्यान में ना रख के सभी बच्चों को शामिल कर लेना ही समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर 100% हो सकता है। बट हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन और देखें, क्योंकि हमको बेटर ढूंढना है। यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों दे विशिष्ट विद्यालय में, क्योंकि समावेशी का मतलब तो यही होता है ना कि बच्चों का समावेशन करना, चाहे वे किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि से आए, विशिष्ट हों या कमजोर हों, ठीक है, चाहे उनका बुद्धि लब्धि कम ही क्यों ना हो, केवल बालिकाओं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, यहाँ पर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है ज़रूर से बताएं। आपको इसी प्रकार की मैराथन क्लासेस यहाँ पर ना प्रत्येक सोमवार को देखने को मिलने वाली है, ठीक है, सभी विषयों की मिलेंगी आपको। आगे देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वह उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, बिल्कुल नहीं। वे निजी कोचिंग, बिल्कुल नहीं। बार बार उनकी परीक्षा होगी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम का मतलब देखिएगा, अधिगम प्रक्रिया से जुड़ें। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अन्य बच्चों के साथ सीखेंगे तो इससे क्या रहेगा, सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व। तो देखिएगा यहाँ पर जो एक पाठ्य पुस्तक रहती है ना, वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। किससे बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व वगैरह से नहीं बचती, बल्कि वह किससे बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिएगा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये पढ़ने से रिलेटेड है। आगे देखेंगे, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि यह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी
खालिस्तान रूप से प्रेरित है, तो यह आंतरिक रूप से बिल्कुल प्रेरित है, क्योंकि वह खुद ब खुद क्या कर रहा है कि वह एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में उसे दाखिला लेना है तो वह कठिन परिश्रम कर रहा है, क्योंकि वह अंदर से ही प्रेरित है। अब आप भी अंदर से ही प्रेरित है ना कि आपको ना सीटेट एग्ज़ाम पास आउट करना है और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसको क्लियर करना है और आपको टीचर बनना है, तो ये आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के गतिक क्षेत्र या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, तो किस क्षेत्र में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के गतिक क्षेत्र, कोग्नेटिव क्षेत्र में यह व्यवहार का करना आता है। आगे देखेंगे, श्रवण होश से प्रसिद्ध बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? किससे? देखिए, श्रवण होश मतलब सुनने में उनको प्रॉब्लम होती है, से प्रसिद्ध बच्चे या ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे ज़्यादा मुख्य निराशा या कुंठा का सामना करते हैं? प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक पढ़ने की क्षमता, खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। आगे देखेंगे, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में। क्यों? क्योंकि वह श्रवण से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, सुनने में उसको प्रॉब्लम है, तो संप्रेषण का मतलब क्या रहता है? विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना होता है संप्रेषण का मतलब। तो वह सूचनाओं को आपस में बांटने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। आगे देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य खालिस्तान के अधीन एक तत्व है। शैक्षिक दर्शन शास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक शब्दावली या फिर आंसर शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान के अधीन एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, चोमस्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है। मतलब जन्म से ही बच्चों में भाषा प्राप्त करने की क्षमता होती, ऐसा चोमस्की जी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक सिद्धांत दिया, भाषा अर्जन साधन। ठीक है, इसको ये क्या कहते हैं? देखिएगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए। चोमस्की कहते हैं कि भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता हम में ना वंशानुगत होती है, तो यह इसको क्या कहा जाता है? तो इसको भाषा अर्जन पद्धति या भाषा अर्जन साधन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सी तकनीक शैक्षिक अनुसंधान में अधिकांशतः उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षण जो है ना वह शैक्षिक अनुसंधान में उपयोगिता लाई जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण मतलब उनका निरीक्षण करना। संप्रेषण की प्रक्रिया में लिखित मीडिया निम्नलिखित में से किसका भाग है? लिखित मीडिया किसका भाग है? संप्रेषण का अर्थ हम आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि संप्रेषण की प्रक्रिया में लिखित मीडिया निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो लिखित मीडिया संदेश का भाग है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रतियोगिताओं को संदर्भित करता है? तो आंतरिक प्रतियोगिताओं को कौन संदर्भित करता है? इंटर क्लास प्रतियोगिताएं, इंटर स्कूल प्रतियोगिताएं, इंटर स्टेट प्रतियोगिताएं, फिर इंटर स्कूल प्रतियोगिताएं। इंटर स्कूल प्रतियोगिताएं दो, इंटर और इंट्रस्ट। ठीक है, आगे देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रतियोगिताओं को संदर्भित करता है? आंतरिक प्रतियोगिताएं जो होती हैं तो इंट्रा। ठीक है ना, इंट्रा याद रखना है आपको। इंटर और इंटर में बिल्कुल भी यहाँ पर इंट्रा में कन्फ्यूज ना होना। इंट्रा स्कूल प्रतियोगिताएं जो स्कूल के अंदर होती हैं ना, वे आंतरिक प्रतियोगिताओं को संदर्भित करती हैं। इंट्रा स्कूल आपको याद रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल लर्निंग की अवधारणा संबंधित है। तो जो सिग्नल लर्निंग है तो उसकी अवधारणा किससे संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंधन से, ऑपरेटिव अनुबंधन से, परीक्षण और त्रुटि से, या फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन जो है ना सिग्नल लर्निंग की अवधारणा से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया, इसके बारे में हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लें। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? अहम बनाम भूमिका, तो यह किशोर अवस्था में होता है। यहाँ पर किशोर अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। अब हम किशोर अवस्था की थोड़ी विशेषताएं जान लेते हैं कि जो किशोर अवस्था है ना उसमें बच्चे का क्या होता है, माता पिता से काफ़ी ज़्यादा मतभेद होता है। आपने देखा होगा माता पिता, आपके छोटे भाई बहन होंगे, माता पिता से ना अक्सर जो उनका मतभेद हो जाता है। ठीक है, और फ्यूचर को लेकर भी टेंशन रहती है और उनका एक अलग से एक दल रहता है। ठीक है ना, मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा मित्र रहेंगे, उस प्रकार से वे समूह में रहना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिएगा, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है?
यहाँ पर देखिएगा ब्लूम के वर्गीकरण में ब्लूम ने भी एक सिद्धांत दिया है, इसको भी हम लोग ना इंडिविजुअली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब सही नहीं है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। तो आई थिंक जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्लेषण इन्होंने बताया है, मूल्यांकन भी बताया, अनुप्रयोग भी बताया। यदि आपने ब्लूम का जो सिद्धांत है ना उसको पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जो है ना सीटेट एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर कर लें, अगर फुल्ली ना आपने जो क्लासेस हैं उनको अटेंड किया अच्छे से बिल्कुल, तो आत्म अनुभूति जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह विकल्प असंगत है, ब्लूम ने इसको नहीं दिया है और उसके उद्देश्यों जो आधारित प्रश्न है उसके निर्माण में भी यह संगत नहीं है, असंगत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ब्रूनर, ठीक है, ब्रूनर भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था बताई है? गामक अवस्था, प्रतिभारक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। जो ब्रूनर है ना, इन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्था, 3 यहाँ पर देखिए कई अवस्थाएं बताई हैं, इनके सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो जो ब्रूनर है ना, इनकी गामक अवस्था भी है, प्रतिभारक अवस्था भी और प्रतीकात्मक अवस्था भी इन्हीं की है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रियाओं का परिणाम होगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। आज की हमारी क्लास भले ही कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, बट हमको ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि बस हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है और छोड़ना है, ऐसा नहीं। आप पेडागोजी को समझिए, जिससे क्या रहेगा, किसी भी प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो आप आंसर उनका आसानी से लगा देंगे। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, ठीक है, और उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं, खिलाड़ी हैं। उसे नित्य मतलब रोजाना प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत मतलब एक हफ्ते में वह खुद भी उसको प्रशिक्षण देते हैं। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियाओं का परिणाम होगा। तो किसकी प्रतिक्रियाओं का परिणाम होगा? देखिए यहाँ पर अनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। यहाँ पर सीधी बात अनुवांशिकता और पर्यावरण की जा रही है। अब कैसे की जा रही है यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले तो एक 6 वर्ष की लड़की है, खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब अच्छा खेलती है। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, मतलब उसको बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब जो पर्यावरण है, जो बाहर एक जो परिवेश है उसमें भेज रहे हैं, तो ये तो पर्यावरण हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, उस सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, उसके माता पिता भी उसको क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये तो ठीक है पर्यावरण हो गया, बट उसके माता पिता भी क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो इससे उनके गुण भी उसके अंदर आएंगे, खेल की भावनाओं के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें अनुवांशिकता भी शामिल है, ठीक है, क्या है, अनुवांशिकता भी इसमें शामिल है। तो अनुवांशिकता प्लस पर्यावरण दोनों का ही ये मिला जुला रूप हो जाएगा। देखिए आंसर बिल्कुल ए है। हम यहाँ पर आंसर देख भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल हम आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पर बताएंगे कि आपको कैसे लगाना है। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण वाहक, परिवार, रिश्तेदार, विद्यालय और निकटतम परिवेश के सदस्य, विद्यालय और पास पड़ोस, परिवार और पास पड़ोस। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यालय और जो पास पड़ोस है वह सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा इनसे सीखने को मिल सकता है। लेब-वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास से अब आपको पियाजे की याद भी आ गई होगी, ठीक है। पियाजे ने क्या किया है, 4 अवस्थाएं दी हैं और 4 अवस्थाओं के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। बट लेब-वाइगोस्की ने भी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वह दिया है, बट इन्होंने क्या कहा है कि जो बालक है ना वह समाज में रहकर सीखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया का मतलब रहता है भाई कि क्रिया करके बच्चा किससे सीखता है, समाज से सीखता है। ये कौन कहते हैं? लेब-वाइगोस्की कहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देखिए विशिष्ट उत्तर देता है बच्चा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दंड आज्ञाकारिता, कि दंड की वजह से बिल्कुल नहीं। सामाजिक संकुचन, ये भी नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिएगा अच्छा लड़की अच्छा लड़का संकुचन, अनुकरण, कानून व्यवस्था, अनुकूलन। देखिए अभी आपको ना
शायद समझ में ना आए, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है ना उसको पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर देख लीजिए, सबसे पहले तो आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पर ज़्यादा जोर ना दीजिए क्योंकि हम लोग ना इसका सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको कम्प्लीटली उसमें समझा दिया जाएगा, बट आपको जुड़े रहना होगा, बाकी तो आप खुद ब खुद पढ़ते जाएंगे। कि देखिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत आएगा। कि भाई देखिए, कोई उससे कहता है कि आप ईमानदार हैं तो आपको अपने माता पिता आप पर गर्व करेंगे। यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आपके फादर और मदर है ना वह आप पर क्या करेंगे, गर्व करेंगे। तो ये सामाजिक संकुचन अनुकूलन है, मतलब समाज में ऐसी बातें तो कही जाती हैं ना कि आप ईमानदार रहिए, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। इस प्रकार से समाज में आपके माता पिता का नाम होगा यदि आप ईमानदार होंगे, तो इस प्रकार से भी आप रिलेट कर सकते हैं। बट इनका सिद्धांत जो है ना काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अलग तो नहीं कहेंगे, बट ऐसा है कि इनका सिद्धांत जो है ना पढ़ना ज़रूरी है, तो हम इसको पढ़ लेंगे। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम मतलब सीखना। अधिगम का सबसे पहले तो आप ये भी सीखना, इसका मतलब क्या रहता है, सीखना होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास बिल्कुल नहीं, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो देखिएगा क्या ये हो सकता है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास पियाजे ने नहीं कहा है, ठीक है, ना तो ये वाला बोला है, बल्कि उन्होंने कहा है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। एक बालक है, ठीक है ना, वह सीखने के लिए पेड़ पौधों के बारे में सीख रहा है, किसी भी चीज़ों के बारे में सीख रहा है, तो उसको उस पर्यावरण, उस वातावरण में सिखाएंगे ना तो वह काफ़ी अच्छे तरीके से सीखेगा। आपको ले जाकर केरला भेज दिया जाए, ठीक है, और उनकी भाषा में आपको पढ़ाया जाए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ABCD समझ में नहीं आएगा, छोटा बड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में, उसकी पृष्ठभूमि में ही पढ़ाया जाना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार, देखिए यहाँ पर जीन पियाजे से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि जीन पियाजे से रिलेटेड ही एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली सीटेट एग्जाम में, ठीक है ना। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए, समावेशन और समायोजन। अब हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और पढ़ के समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने, मतलब कि जो उसके माइंड में वर्तमान चीज़ें हैं जो उपस्थित हैं उनमें नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। यहाँ पर सीधी सी बात है, आपके माइंड में कई विचार हैं, आप कोई जानकारी और भी इकट्ठी कर रहे हैं आपके माइंड में, तो क्या करेंगे, संशोधन कर रहे हैं, उस जानकारी को भी अपने माइंड में ले रहे हैं, ठीक है। और नई जानकारी में भी जो है ना पुरानी जो जानकारी है उसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, सभी चीज़ों का ज्ञान आप ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम रूप में घटित होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको समावेशन कहा जाता है, क्योंकि आप समावेश कर रहे हो, समायोजन कर रहे हैं उसका, है ना। नवीन जानकारियों का कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं, और समावेशन का मतलब रहता है सभी प्रकार की योजनाओं को आप मिला रहे हैं, ठीक है। समावेशन हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं कि सभी बच्चों को ना एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए, इस प्रकार का मानना है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज देता है, नियामक है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, समावेशन को तहत करता है या आवृत्ति बढ़ाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल देखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है, ठीक है। जो किसको बढ़ावा देता है, देखिएगा प्रगतिशील में किसको बढ़ावा दिया जाता है, आवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। आगे देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वह क्या समझाता है, क्या सुझाता है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 मिन तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी को सीख सके। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड भी आ गया। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक अनुरेख रेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बहुबुद्धि का मतलब रहता है कई प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई हैं, तो उनका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु, जो भी विषय वस्तु है उसका वैकल्पिक विधियों से, मतलब कई प्रकार की विधियां हैं उनसे पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, बहुबुद्धियों को, ठीक है ना, मतलब कई प्रकार की विधियों से भी उसको पढ़ा सकता है। कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने, मतलब जो विषय वस्तु है उसको उस विधि के अकॉर्डिंग पढ़ाने के लिए ना उस प्रकार से रूपरेखा बनानी चाहिए, उस प्रकार से बच्चों को उसका ज्ञान ग्रहण कराना चाहिए। आगे देखेंगे, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आप अपने आप से बात कर रहे हैं ना, तो इसके पियाजे ने एक कुछ अलग नाम दिया है इसको, और जो वाइगोत्स्की है ना इन्होंने अलग नाम दिया है, ठीक है, वाइगोत्स्की। इसको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शब्द आपसे पूछ लिए जाएंगे और अब हम आपको दोनों शब्द बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखिए, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रिता प्रकृति के रूप में करेंगे, बिल्कुल नहीं। जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में कहेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माँ के अनुकरण के रूप में तो नहीं करेंगे। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आई थिंक सही होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने ना इसको क्या कहा है, अहम केंद्रित भाषा कहा है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि वह बच्चों की एक निजी भाषा होती है। इसके बाद में सी देखेंगे, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की से खोजबीन मानेगा। आई थिंक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, लिंग है, ठीक है, तो ये एक जैविक सत्ता है। लिंग कैसी जैविक सत्ता है, सिर्फ शारीरिक संरचना ही नहीं है, ना महज गुण, न सामाजिक संरचना, बल्कि जैविक सत्ता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर एक, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, मतलब सभी को अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश रहेगा, तो यह संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा में नियंत्रित होगा, बिल्कुल नहीं। कक्षा का अधिकारवादी, मतलब किसी एक का अधिकार है, शिक्षक बिल्कुल अपने आप कोई राजा मान रहा है उस कक्षा का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता ना हो, क्यों ना हो अध्यापकों की, क्या बच्चे खुद से सीख लेंगे, ऐसा भी नहीं है। देखिए, बच्चे, अध्यापकों सबका सहयोग जरूरी है सीखने में, और उनके माता पिता का भी यहाँ पर होना चाहिए, माता पिता का सहयोग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि सिर्फ माता पिता का ही कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाए, टीचर कुछ नहीं करेगा क्या, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में इस नहीं को तो पढ़ेंगे ही नहीं, बट हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है उपयुक्त आकलन, खुले अंत वाले प्रश्न, मतलब कि कई, मतलब ऐसे प्रश्न कि मान लीजिए पेड़ की विशेषताएं पूछ ली हैं, ऐसा तो नहीं है कि पेड़, मतलब आप बताइए कि भारत की राजधानी दिल्ली है, एमपी की राजधानी क्या है, या किसी भी राज्य की या किसी देश की पूछ ली, तो भाई एक ही उत्तर पर रह जाएगा, तो ये रचनात्मकता नहीं रहती। रचनात्मक आकलन का मतलब खुले अंत वाले, मतलब उनसे उनके विचार जिससे प्रदर्शित हों। परियोजना बनाना, परियोजनाओं में भी बच्चे सोचेंगे विचारेंगे तभी तो परियोजना बनाएंगे, अवलोकन करेंगे, ठीक है ना, कई चीज़ों का। मान लीजिए उन्हें एक आपने पेड़ दे दिया, उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो ये क्या रचनात्मक तरीका हो गया। विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारित करना कि भाई तुम जो है ना पढ़ने में अच्छे हो, तुम कमज़ोर हो, तो ये रचनात्मकता की विशेषता बिल्कुल नहीं है भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा गया है हमसे। आपको यहाँ पर किस प्रकार से जो है ना क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही में आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आपको क्लास चाहिए, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि आपको हम लोग जो है ना प्रोवाइड कराएं वो क्लासेस। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पुस्तकों से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, बिल्कुल नहीं। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत तो हमको कहीं ध्यान देना ही नहीं है, समूह पे देना है, जिससे बच्चे एक दूसरे से सीख सकेंगे। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी भी नहीं करेंगे, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। राइट आंसर हो जाएगा कि एक प्रभावशाली अध्यापिका के लिए यह महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है ना। नहीं है पूछा है। बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति हम तो देंगे, क्योंकि हमको भाई क्या करना है, परिवेश को सुगम बनाना है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करेंगे, गलत हो जाएगा। अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, और राइट आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। आगे देखिए, बच्चों को स्वीकार करना बिल्कुल करेंगे। अध्यापक का सकारात्मक रुख भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि सुगम बनाने के लिए कौन सा तरीका उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी उचित नहीं है। पेडागोजी कैसी समझ में आ रही है ज़रूर बताएं। ऑप्शन नंबर 69 है क्वेश्चन नंबर लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, तो आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, कि ये सही है। सिर्फ लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, गलत बात है, लड़कों को भी करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए काम बराबर होना चाहिए। सभी के काम को हमको महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो घर में है तो कम काम कर रही है या कर रहा है, या वो बाहर है तो कम काम कर रही है, कर रहा है, ठीक है। सभी का काम अपनी जगह सही होता है। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ये कौन सी बात होती है कि भाई लड़के जो हैं उनको विज्ञान और लड़कियों को सिर्फ गृह विज्ञान ही पढ़ाया जाना है, गलत बात है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो यह बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि आजकल का प्रचलन तो यही है ना, कि मतलब कि देखिए पुराने ज़माने में भी यही होता था कि जो मैन रहता था वो क्या करता था, बाहर जाके कमा के लाएंगे, और जो महिलाएं हैं, ठीक है, वह घर में रहेंगी, खाना बनाएंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी। बट अब ऐसा नहीं है, लड़कों को भी घर में कामों में सहायता करनी चाहिए, और लड़कियों को बाहर जाकर भी काम में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, वो तो करते ही हैं, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर यदि ये हो जाता ना कि लड़कियों को घर के बाहर कामों में सहायता करनी चाहिए, तो ये भी सही आंसर हो सकता था। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए लिंग रूढ़िबद्धता से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता। सबसे पहले क्या कर रही है, कूदने सीखने से पहले चलना सीखेगी, फिर उछलना सीखेगी। ऐसा थोड़ी है, ना चलना सीखी ना उछलना सीखी, सीधा कूदना सीख गई, तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं, ये बात तो सही है, ठीक है, बट हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई सीक्वेंस वाइज सीख रही है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सत्यगामी नहीं है। परिपक्वता अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहले चलना सीखेगी, ठीक है, फिर उछलना सीखेगी, और फिर ही क्या करेगी, वह कूदना सीखेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। मात्रात्मक, गुणात्मक, बल्कि दोनों ही शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन बालकों में वृद्धि और विकास में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लालन पालन। इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सा कारक भौतिक सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबंधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों के उसके विकास के दौरान प्रभावित करेगा। तो लालन पालन जो है ना वह भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबंधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आगे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, क्या आंसर इसका यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबंधित करता है, तो कौन सा करता है, आनुवांशिकता, क्रोमोसोम, बिल्कुल लालन पालन ही करता है, ठीक है। लालन पालन जो है ना भौतिक और सामाजिक, लालन पालन कहाँ होता है, समाज में होता है, तो यही संबंधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं, यही हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, तो परिवार और पास पड़ोस सबसे पहले, क्योंकि स्कूल तो बच्चा बाद में जाता है, पूछा प्राथमिक गया है, याद रखना है। आगे देखिए, कमल स्वयं को तर्क देता है कि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी, कह देगी क्रेयॉन देगी, तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है। हम जब इसका सिद्धांत पढ़ेंगे ना पूरा, कोलबर्ग जी का सिद्धांत पढ़ेंगे ना पूरा हम इनका, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लेने और देने की बात हो रही कि क्रेन देगी, यदि मैं एक चीज़ देगा तो मैं दूसरी चीज़ उसको बदले में देगी।
तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? यांत्रिक उद्देश्य अभिनीकरण, अच्छा लड़की अच्छे लड़की अभिनीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनीकरण या सामाजिक समझौता अभिनीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा कि यांत्रिक उद्देश्य अभिनीकरण। क्यों? क्योंकि यह एक उनका उद्देश्य है, वह उनका पूरा हो जाएगा। आगे देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे, देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लें कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि तनु उसे क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा। कमल लॉरेंस, सॉरी यहाँ पर देखिए कमल लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्रेयॉन देगा, इसको काट दीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो यांत्रिक उद्देश्य अभिनीकरण पर है कि वह क्या करेगा कि उनके उद्देश्य तो वह पूरे होंगे। आगे देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। संरक्षण करने में क्या रहते हैं? असक्षम होते हैं। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था में क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं। जैसे कि देखिए 2 से लेकर 7 वर्ष के बच्चे, 5 से लेकर 6 साल के बच्चे साथ रहते हैं, ठीक है, खेलते हैं, विचार साझा करते हैं और इस समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शा सुदृढ़ साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं। संकेत क्या रहते हैं? वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में क्या होते हैं? वे असक्षम होते हैं। मतलब वे मूर्त रूप से उनका क्या कर सकते हैं? विचार वगैरह करने में असक्षम रहते हैं। स्टार्टिंग ही होती है उनकी मूर्त जो है ना चिंतन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ये जो क्वेश्चन है ना जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन में अधिक पानी आता है। यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी का एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? क्रमबद्धता की योग्यता, सोपान क्रमिक वर्गीकरण, आकेंद्रीयता या फिर अनुपातिक तर्क योग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकेंद्रीयता। देखिएगा, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आई थिंक यहाँ पर 7 से लेकर 11 वर्ष के अंतर्गत यह नहीं कर पाती है बालिका, है ना। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो उसकी कमी है किस चीज़ में है? उसकी कमी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अकेंद्रीयता, ठीक है ना, किसमें? अकेंद्रीयता की कमी को दर्शाता है। आगे देखिए, बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। एक बच्चा कहता है कि मैं पहेली के एक हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कहता है यह कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर है। बच्चा, पंजे। अध्यापक, सही कौन सा? पंजे, ठीक है ना। बच्चा बोलता है पंजे, अध्यापक कहता है सही कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा, यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, पाड़ या ढांचा। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ZPD भी इसको बोला था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी इसको बोला जाता है, जो कि दो व्यक्तियों के मध्य जो संवाद होते हैं उसके मध्य जो चीज़ें सीखी जाती हैं वगैरह वगैरह। तो इसको हम ना पूरी डिटेल से पढ़ लेंगे और आई थिंक हम लोगों ने ना इस सिद्धांत को पढ़ भी रखा है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लें, ठीक है। ZPD भी इसको बोला जाता है, ZPD, इसको याद रखना, ठीक है। कई बार पूछा जाने वाला है आगे, है ना, और पूछा जा चुका है। लेव वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि भाई बच्चा जो है ना समाज में रहकर सीखता है। पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? अभी हमने वाइगोत्स्की का देखा। वाइगोत्स्की कहते हैं भाई बच्चे को समाज में छोड़ दीजिए, वहाँ पर बच्चा सीखता है। इसके बाद डी, मतलब कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि पियाजे किसके सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो बस स्वतः, मतलब खुद स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, मतलब खुद ब खुद बच्चे सीखते हैं। और पियाजे कहते हैं खुद ब खुद, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बच्चा समाज में रहकर सीखता है। अगला क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? हॉवर्ड गार्डनर ने ना कई प्रकार की बुद्धियाँ दी हैं, ठीक है। तो जिनमें अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि रहेगी?
तो देखिए अंतःवैयक्तिक, सामाजिक, अनुभवजन्य या फिर व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतःवैयक्तिक। क्यों? क्योंकि वह खुद ब खुद सीख रहा है ना, कि वह दूसरों के अभिप्राय, उसकी भावनाएं और उसके व्यवहार को समझ लेगा। ठीक है, तो वह उसमें खुद में योग्यता है, तो अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। सामाजिक बुद्धि, अनुभवजन्य या फिर व्यक्तिगत बुद्धि नहीं होगा। इसके बारे में भी हम लोग ना पूरी तरह से पढ़ लेंगे इन मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को भी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? इससे होता है लैंगिक रूढ़िबद्धता। ठीक है ना, क्या होता है? लैंगिक रूढ़िबद्धता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप महिलाओं को नर्स बताएं, महिलाएं का डॉक्टर नहीं बन सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं महिलाएं पायलट ही बन सकती हैं, ठीक है, पुरुष भी बन सकते हैं। इस प्रकार से ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है इस क्वेश्चन में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कथन ए, देखिए ना, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। बिल्कुल समृद्ध परिवेश होगा तो बच्चे का भाषाई विकास भी अच्छा होगा। और देखिए, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या सीखने में भावनाओं की भूमिका है? आई थिंक यहाँ पर ए और बी जो है ना वह दोनों ही सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर सही व्याख्या थोड़ी है यार। क्यों? देखिए, पहले क्वेश्चन ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है, तो ये तो एक परिवेश की बात हो रही है। भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, भावनाओं में और परिवेश में काफ़ी अंतर है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, बट आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है एक ही। आगे देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। ठीक है ना, स्टार मिलता है ना, बचपन में आपको भी मिला होगा। वह अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, जिससे कि वह उस काम को और अच्छे से कर लेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो की विशेषता कौन सी नहीं है जिसमें बच्चे की जो भी एक्टिविटीज़ रहती है ना उनको रखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो में असंबद्धता परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित नहीं करते हैं, ठीक है, या सिर्फ क्विज अकेले नहीं होते हैं, बल्कि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। मतलब देखिए, पोर्टफोलियो में क्या रहता है कि बच्चों की सभी एक्टिविटीज़ होती हैं, किस प्रकार से वे अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि वह पोर्टफोलियो का अध्ययन करेंगे तो वह खुद का आकलन भी कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने, ठीक है, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ को संग्रह करने, मूल्यांकन में भी संलग्न करते हैं। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ी सी समझ लीजिए। पोर्टफोलियो में बच्चों की एक्टिविटी को रखा जाता है, जिससे अगर वह चाहे तो अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। सिर्फ पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि असंबद्धता परीक्षण, क्विज अकेले होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संख्यात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? सबसे पहले देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। हमने पढ़ा था कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। तो जीन पियाजे के संख्यात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार, सोच में केंद्रीकरण। क्या सिर्फ यहाँ पर विचार और केंद्र मतलब एक फोकस होता है? इतना फोकस कर लेगा क्या बच्चा 2 से लेकर 7 वर्ष की उम्र में? परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास। बट यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, क्योंकि संरक्षण तो कर ही नहीं पाएगा, परिकल्पित निगमनात्मक भी नहीं कर पाएगा। देखिएगा, हमको ना सबसे कमज़ोर आंसर ढूंढना है कि यह क्या मतलब जो चीज़ें हैं ना वह नहीं कर सकता है। तो देखिए, अमूर्त सोच तो वह अमूर्त वाली में करेगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। संरक्षण में करेगा मूर्त अवस्था में। परिकल्पनित भी यहाँ तक हम कह सकते हैं कि अमूर्त में करेगा। बट विचार और सोच में केंद्रीकरण, बिल्कुल विचार करता है, सोच करता है। कमज़ोर आंसर यही है, तो आंसर यही हो जाएगा। बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है बताइए? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मूर्त नहीं है, मूर्त से अमूर्त होता है, अमूर्त से मूर्त नहीं होता है।
पैरों से सिर भी नहीं होता, सिर से पैर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर बिल्कुल नहीं होता है, केंद्र से हाथ पैरों की ओर जरूर होता है। आगे देखिएगा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है, मतलब कि सीखने में जो है ना अभिप्रेरणा आपको मिलती रहे, तो सीखने में अभी अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मतलब 1, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर बिल्कुल नहीं देंगे और दंड करने पर भी नहीं देंगे। ये दोनों तो कट गए, ऑप्शन नंबर बचा 1 और 2। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो ये प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर हम लोग उनको रख सकते हैं। एक बार हम इसको और देख लेते हैं कि देखिए, बच्चों का विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की ओर न होकर मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक है, हम इसको भी ना अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपको ना क्लासेस को रोजाना वॉच करना है अच्छे से। सामान्य से विशिष्ट की ओर बिल्कुल होता है, इसलिए इसका आंसर भी हो गया ये। इसके बाद हम बात करें, पैरों से सिर की ओर नहीं होता है, बल्कि सिर से पैरों की ओर होता है। ठीक है, सिर से पैरों की ओर ये विकास होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, हाथ पैर से केंद्र की ओर ना होकर केंद्र से हाथ पैर की ओर होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारे शोल्डर का जैसे निर्माण होगा, बाहु मतलब जो भुजा वगैरह इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, तो आपकी क्या भूमिका है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना, सिर्फ इतना ही करना है क्या, नहीं करना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन, क्या सिर्फ आप पाठ्यपुस्तक का पालन करेंगे, बिल्कुल नहीं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को, भाई तुम आ गए हो कक्षा में सबको चुप बिठाओ, बिल्कुल ये करना है क्या, बिल्कुल नहीं। बच्चों को अनुशासन के साथ साथ देखिए अनुशासन में भी रखना है, ऐसी बात नहीं है, बट उनको पढ़ाना है। ठीक है, सभी चीज़ें एक्टिविटी वगैरह करवानी है। आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संबंध और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखिए बच्चों से रिलेटेड बात है। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, आराम के लिए जगह बनाना। ठीक है, क्या अच्छा वर्णन करता है, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आराम के लिए मतलब जहाँ पर उनको कंफर्टेबल फील हो बच्चों को, जैसे कि इन्वायरमेंट में। अब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को और आप बाहर ले जाकर पढ़ा के देखना कितना अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संवेदी चालक। ठीक है ना, तो वह कौन सी अवस्था होती है, संवेदी चालक जो अवस्था रहती है जिसमें बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। आगे देखिएगा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल भाई, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। बात हो रही है 2020 की शिक्षा नीति पर, तो यह पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो ये मातृभाषा को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो क्या करती है, प्रस्तावित करती है। आगे देखेंगे, बच्चों में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। यहाँ पर कक्षा में सृजनात्मक बच्चे हैं और प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप क्या निर्भर करता है कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं, उन्हें अतिरिक्त समय नहीं, ऐसा भी नहीं है। सभी बच्चों को पर्याप्त समय दें, एक समान समय दें, उनके प्रति इसने ही नाते भी नहीं करेंगे, इसे सहानुभूति वगैरह को हम बिल्कुल बल नहीं देंगे। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करके। आगे देखेंगे, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई थिंक 2 हो जाएगा कि सामाजिक संरचनावादी कक्ष होता है, जहाँ पर बच्चों को, ठीक है ना, समूह में कार्य कराया जाए और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन की, जरूरी नहीं कि एक ही जगह बैठ कर पढ़ रहे हैं, हम पर्यावरण में जाकर भी पढ़ सकते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। तो सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि है ना, वह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, तो इससे हमको बचना है। विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित तो हम करेंगे ही, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण भी बनाएंगे, जिससे कि बच्चे क्या ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे। अधिग्रहिता जानकारी को नई समस्याओं पर भी लागू करना। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं, ठीक है, पूर्णतः अलग नहीं है, संबंधित नहीं है, स्वतंत्र हैं, फिर सन्निहित हैं। तो आई थिंक सन्निहित हैं। सन्निहित का मतलब जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी खाली स्थान का विकास कर रहा है। तो किसका कर रहा है, अधिसंज्ञान का। क्यों, क्योंकि वह खुद ही सोच विचार रहा है ना। आगे देखिए, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि किसकी वैसे अपेक्षा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ऐसा भी नहीं है। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। या फिर ऑप्शन नंबर 1 कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतें प्रगति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जाती हैं। तो सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जा सकता है उसकी अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है, ठीक है, गणना संबंधी से है, डिसलेक्सिया पठन से है। और आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, चौमस्की के अनुसार भाषा सीखना कैसा है। तो चौमस्की के अनुसार भाषा सीखना जो है ना वह कैसा है, वह भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा चौमस्की जी कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइज आज की इस क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, बट 100 नहीं, हम लोगों ने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं। तो 500 क्वेश्चन के लगभग तो हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कॉल बटन पर सेट कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही में हम लोग ना अब रेगुलरली आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। आपको किस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही में आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।